हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में। इस पेपर में हम आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 पढ़ते हैं, जिसमें अभी हमारा पार्ट 3 कंसिलेशन यानी कि सुलह का चल रहा है। इससे पहले की क्लासेस में हमने पार्ट 1 और 2 देखा था। पार्ट 1 आर्बिट्रेशन का था यानी कि मध्यस्थम का, और पार्ट 2 था विदेशी पंचाट फॉरेन अवार्ड्स का। इस पेपर का नाम जिस तरह रखा गया है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, ये अन्य वैकल्पिक विवादों को निपटाने की विधि क्या है। तो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट में हम वही पढ़ते हैं कि जब कोई दो पक्षकार अपने विवादों को निपटाने के लिए न्यायालय में न जाना चाहे तो उसके पास क्या व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था का नाम है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि। वैकल्पिक, उसके न्यायालय के बाहर और कोई विकल्प हो उस बारे में, जिसका हमने पार्ट 1 में आर्बिट्रेशन में देखा था। आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थम। तो ये मध्यस्थम होता क्या है, कैसे पक्षकार न्यायालय में न जाकर मध्यस्थम के द्वारा अपने विवादों को निपटाते हैं, ये हमने देखा। पार्ट 2 में विदेशी पंचाट यानी कि फॉरेन अवार्ड्स के बारे में देखा। फॉरेन अवार्ड्स क्या है, जैसे कि इसके नाम से लगता है, फॉरेन विदेशी, जो भारत की नहीं है, घरेलू नहीं है, भारत के बाहर की विधि से जो विवाद निपटाए जाते हैं उनको और उनके द्वारा दिए गए निर्णय को विदेशी पंचाट फॉरेन अवार्ड्स कहा गया था। आर्बिट्रेशन के साथ ही एक और व्यवस्था है कंसिलेशन की, सुलह की। जैसे कि नाम से लगता है, सुलह, दोनों पक्षकारों के बीच में जो विवाद हो गया है उसको सुलह के माध्यम से निपटाने को ही सुलह कहा गया है। और आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, ये बनाया ही इसीलिए गया है। इस पार्ट में कंसिलेशन में, सुलह में, अब तक हम सेक्शन 77 तक देख चुके थे, जिसमें हमने देखा था सुलह क्या होती है, कैसे होती है, सुलहकर्ता इसमें किस तरह से काम करेंगे, इन सुलहकर्ताओं को कौन नियुक्त करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, पक्षकारों द्वारा उनमें विश्वास कैसे भरा जाएगा, ये सुलहकर्ताओं को देखना होगा। सुलहकर्ताओं की संख्या कितनी होगी, इसमें किस प्रकार के विवाद जाएंगे, ये सब कुछ हमने देखा। सुलह जैसे कि नाम से लगता है, सुलह समझौता राजीनामा, कि दोनों पक्षकार जो हैं वो अपने विवादों को किसी एक व्यक्ति जो कि सुलहकर्ता होगा उसके पास ले जाएंगे, और वो दोनों की बात सुनकर जैसा भी होगा, दोनों की आपसी रजामंदी बिना किसी मतभेद के एक किसी बिंदु पर दोनों को लाएगा, एक मत में दोनों को लाएगा और उनके विवादों को सुलह के माध्यम से, समझौते के माध्यम से निपटाएगा। इस सुलह के बाद हमने सेक्शन 78 आज हम देखेंगे। सेक्शन 78 में कॉस्ट यानी कि खर्चों के बारे में। सेक्शन 78 कॉस्ट के लिए कहता है, फिक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि सुलह कार्रवाई की समाप्ति पर खर्चों को नियत करना। क्योंकि जो सुलह कार्रवाई हुई है, इतनी लंबी जो प्रोसीडिंग हुई है, उसमें खर्चा भी तो हुआ है, तो खर्चा कैसे डिवाइड होगा, या कैसे किस किस बिंदुओं में, किस किस मत में वो खर्चा किया गया, किस किस के लिए किया गया, कौन कौन से ऐसे विषय थे, वो सब सेक्शन 78 बता रहा है। धारा 78, और धारा 78 कहती है कि सुलहकर्ता को यह अधिकार है कि वह सुलह कार्रवाई के खर्चे को निर्धारित करे। सुलहकर्ता को, जो सुलह करवा रहा है उसे, सुलहकर्ता सुलह कार्रवाई के खर्चे का निर्धारण सुलह कार्रवाई के समापन के बाद निर्धारित करेगा। जैसे समाप्त हो जाएगी सुलह कार्रवाई, फिक्स करेगा कि कितना खर्चा हुआ है इस पूरी सुलह कार्रवाई में, और सुलह कार्रवाई के पक्षकारों को खर्चों के उस निर्धारण के संबंध में लिखित सूचना प्रेषित करेगा। यानी कि लिखित में सूचना देगा कि आपके जो विवाद थे उनको निपटाने में इस तरह का ये खर्चा लगा है, जो कि अब समझौता हो गया है। तो वो सारे मत, सारे पॉइंट्स वगैरह सब कुछ लिख के देगा, जैसे पक्षकारों को, उनको पता चल सके कि वर्षा किस किस में हुआ है, और खर्चे का निर्धारण होगा कि दोनों पक्षकार किस तरीके से उन खर्चों को वहन करेंगे। इस धारा में खर्चों शब्द को परिभाषित करती है, और ये कहती है कि खर्चों से मतलब ऐसे खर्चे से है जो सुलहकर्ता के विचार में उपयुक्त या उचित है, जो सही है। यह उपधारा उपयुक्त, उचित शब्द का कोई मापदंड निर्धारित नहीं करती,
ऐसा कोई स्केल नहीं है कि फिक्स कर दें कि भाई क्या है। व्यवहार में सामान्यतः सुलह कार्रवाई के प्रारंभ होने के पहले या सुलह कार्रवाई के प्रारंभ करने के पहले, दोनों में, सुलह कार्रवाई के प्रारंभ करने के पूर्व या सुलह कार्रवाई के प्रारंभ करने से पहले सुलहकर्ता की नियुक्ति के टाइम जो समय निर्धारित कर ली जाती है। यानी कि इससे पहले कि हम सुलह किसी कर्ता को नियुक्त करें या सुलह कार्रवाई शुरू करें, हम पहले से फिक्स कर लें भाई ये सुलह कार्रवाई में होने वाला खर्चा, क्योंकि सुलहकर्ता को भी देना होगा। हो सकता है कोई एक्सपर्ट को बुलवाएं तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेने में भी खर्चा करना होगा, कोई प्रशासनिक सहायता है तो उसके लिए भी खर्चा करना होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको लेना है या डॉक्यूमेंट्स को भेजना है या पोस्ट वगैरह करना है, तो उन सब में खर्चा होगा। तो कार्रवाई के पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि किस प्रकार से खर्चों का निर्धारण होगा। और पक्षकारों को ऐसे खर्चों को अग्रिम जमा कराने के लिए भी कह सकते हैं। हो सकता है कि खर्चा ना जाने कितना हो, आप दोनों पार्टी मिलके, दोनों पक्षकार मिलके 5,000 रुपये जमा करा दें, तो जो अग्रिम राशि जमा कराने के लिए कह सकते हैं। इस तरीके से सुलह कार्रवाई का खर्च पक्षकारों को पहले ही बता दिया जाता है कि भाई इतना आप लोगों के बीच में इस तरीके से खर्च हुआ है, तथा यदि निर्धारित खर्चे पक्षकारों को स्वीकार नहीं है तो वे सुलह कार्रवाई को अपनाने से विरत रह सकते हैं। और अगर उनको लगता है नहीं खर्चा तो ज़्यादा हो गया या कुछ ऐसा है कि वो स्वीकार ही नहीं करते, तो फिर सुलह कार्रवाई से दूर रहेंगे, नहीं होगी। फिर सुलह कार्रवाई के प्रारंभ करने से पहले कार्रवाई के खर्चों की निश्चित धनराशि में से कुछ पक्षकारों द्वारा अग्रिम जमा कराना होता है, जो अभी भी मैंने आपको बताया। अग्रिम में अग्रिम यानी कि हो सकता है कि उसका 10,000 रुपये खर्चा होगा, आप कम से कम 5,000 रुपये जमा कराइए, तो अग्रिम धनराशि 5,000 रुपये जमा करा दी। फिर धारा 78 ये भी कहती है कि सुलह कार्रवाई के खर्चे की अवशिष्ट धनराशि को पक्षकारों से किसी प्रकार प्राप्त किया जाए। इस संबंध में इस धारा में कोई ऐसा कोई अच्छा क्लियर प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं दिए गए हैं। अवशिष्ट यानी कि बची हुई। यद्यपि मध्यस्थम विधि की जो हमने पहले पढ़ा था सेक्शन 39 अवशिष्ट खर्चों को मध्यस्थम पंचायत पर धारणाधिकार मानती है कि उनका अधिकार है, इसलिए सुलहकर्ता सुलह कार्रवाई के अवशिष्ट खर्चों को वसूल करने के लिए दीवानी कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है। देखिए यहाँ पे ये अवशिष्ट खर्चा वो है कि मान के चलिए कि उन्होंने प्रीवियस धनराशि 5,000 रुपये जमा करी और खर्चा ही उसमें से 3,000 रुपये को आया, तो 2,000 रुपये बचे, तो 2,000 रुपये अवशिष्ट राशि है जो कि पक्षकारों द्वारा वापस ली जाएगी। लेकिन अगर नहीं ले पाते तो दीवानी कार्रवाई कर सकते हैं। ये सुलह में, माध्यस्थम में नहीं। माध्यस्थम में तो दोनों पक्षकारों में बराबर बराबर बांट दी जाती है जो बचती राशि, अवशिष्ट राशि। ऐसी स्थिति में न्यायालय अंतिम रूप से ये निर्धारित करेगा कि पक्षकारों द्वारा सुलह कार्रवाई के खर्चे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाना अवशेष है। ये भी ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में न्यायालय यह भी देखेगा कि खर्चे की कितनी राशि उचित यानी कि रीजनेबल है या उपयुक्त है। यह आशा की जाती है कि पक्षकार तथा सुलहकर्ता खर्चे के भुगतान का विवाद ईमानदारी से तय करेंगे। यानी कि पक्षकारों और सुलहकर्ता के बीच में किसी तरह की कोई विवाद नहीं होना चाहिए, खर्चों को लेकर ईमानदारी से वो तय करें। धारा 78 सुलह कार्रवाई के खर्चों से मतलब उपयुक्त खर्चे हैं जिसमें क्या क्या सम्मिलित है। अब देखिए हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं सेक्शन 78 में, तो ये कॉस्ट में क्या क्या आएगा। सुलहकर्ता का शुल्क, खर्च, सुलहकर्ता द्वारा पक्षकारों की सहमति से बुलाए गए गवाहों का खर्च, कोई विशेषज्ञ एक्सपर्ट है विशेषज्ञ की राय का खर्च जिसका अनुरोध पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता द्वारा किया गया हो, सुलह कार्रवाई तथा निपटारा करार के संबंध में यदि कोई धनराशि खर्च की गई हो तो वो धनराशि। धारा 64 जो हम पढ़ चुके हैं और धारा 68 जो हम पढ़ चुके हैं, इन सेक्शन 64 68 के अंतर्गत दी गई सहायता प्राप्त करने में उठाया गया खर्च, यानी कि जो कोई भी अगर हेल्प वगैरह दी गई थी तो उसके अंदर किसी तरह की कोई खर्च हुआ था तो वो खर्च। फिर सेक्शन 78 के अनुसार सुलह कार्रवाई का खर्च पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा, जो कि हम मध्यस्थम में भी हमने पढ़ा था कि समान रूप से दोनों का खर्च वहन किया जाएगा। परंतु यदि सुलह करार में वहन के अनुपात के बारे में अन्य प्रावधान है तो खर्च इस करार की शर्तों के अनुसार निर्धारित अनुपात में पक्षकारों द्वारा वहन करना होगा। यदि कोई खर्च किसी पक्षकार ने किया गया है तो उस पक्षकार द्वारा वह अवशिष्ट खर्च वहन किया जाएगा। चूंकि सुलह कार्रवाई में ना तो किसी की हार और ना किसी की जीत होती है, अतः सुलह कार्रवाई के खर्चे को पक्षकार समान अनुपात में वहन करेंगे, क्योंकि ना तो ये हार है ना ये जीत है, इसलिए जो कोई भी खर्चा हुआ है दोनों पार्टी बराबर बराबर वहन करेगी। ये सेक्शन 78 सुलह कार्रवाई में हुए खर्चों के बारे में है। अब हम सेक्शन 79 डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। डिपॉजिट क्या?
तो सुलह कार्रवाई के संबंध में निक्षेप यानी कि डिपॉजिट यानी कि जमा एक प्रकार से, सुलह कार्रवाई के संबंध में जमा या निक्षेप संबंधी सिद्धांतों के बारे में सेक्शन 79 में बताया गया है। और सेक्शन 79 में कहा गया है कि सुलहकर्ता सुलह कार्रवाई के संबंध में सेक्शन 78 जो अभी हमने पढ़े थे के अंतर्गत अभिनिर्धारित खर्च को अग्रिम धनराशि के रूप में समान धनराशि को निक्षेप करने का निर्देश पक्षकारों को दे सकता है। ये सेक्शन 79 जो सुलह करता है वो पक्षकारों को कहेगा कि आप डिपॉजिट कीजिए, आप जमा कराइए, कह सकता है वो। यह धनराशि सुलहकर्ता द्वारा सुलह कार्रवाई के संबंध में वहन की जाने वाली अपेक्षित धनराशि, भाई इतना तो खर्चा होना ही होना है, या आप लोगों का विवाद इस प्रकार का है और इस विवादों को सुलझाने के लिए इस तरह का कार्य करना होगा तो उसमें ये खर्च लगेगा। तो सेक्शन 79 ये कहता है कि जो सुलह करता है वो पक्षकारों को डिपॉजिट करने के लिए, निक्षेप करने के लिए, जमा कराने के लिए धनराशि कह सकता है। सुलह कार्रवाई के अनुक्रम के दौरान यानी कि उस बीच में सुलहकर्ता प्रत्येक पक्षकार से एक समान रकम या धनराशि में पूरक निक्षेपों या निर्देश दे सकता है, यानी कि सप्लीमेंट्री डिपॉजिट के लिए भी कह सकता है। बीच कार्रवाई में हो सकता है कार्रवाई के बीच में ऐसी कोई व्यवस्था हुई कि उनको पैसों की आवश्यकता हुई, ये पैसे उन्होंने पहले से जो सेक्शन 78 में अभी हमने पढ़ा अग्रिम धनराशि जमा कराई थी वो थोड़ी कम रह गई, ख़त्म हो गई, तो सप्लीमेंट्री डिपॉजिट के लिए भी कह सकता है। फिर निक्षेप जो ये डिपॉजिट है, जमा है, को 30 दिनों के अंदर दोनों पक्षकारों के द्वारा पूर्णतः जमा नहीं किया जाता है तो सुलहकर्ता सुलह कार्रवाई को निलंबित कर सकता है या उस घोषणा की तिथि पर प्रभावकारी पक्षकारों की कार्रवाई की समाप्ति की एक लिखित घोषणा कर सकेगा। 30 दिन का टाइम दे रखा है यहाँ पे सेक्शन 79 में। सुलहकर्ता जब पक्षकारों को कहेगा कि वो धनराशि जमा कराए तो उसका समय होता है 30 दिन। 30 दिन के भीतर अगर पक्षकार नहीं जमा कराते धनराशि तो कार्रवाई को वो निलंबित कर सकता है और इस चीज़ की लिखित घोषणा भी कर सकेगा। निक्षेप के संबंध में सुलहकर्ता को यह अधिकार उसके विवेक पर सौंपा गया है, क्योंकि यदि वह मामले की परिस्थिति के अनुसार ऐसा उचित तथा आवश्यक समझता है तो वह खर्चों का भुगतान न होने पर भी सुलह की कार्रवाई को जारी रख सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर पक्षकारों ने पैसे जमा नहीं कराए तो होगी सुलह कार्रवाई निलंबित, नहीं, परिस्थिति ऐसी है, सुलहकर्ता अपना विवेक का यूज़ करता है तो कार्रवाई को बिना खर्चे के जमा करे भी, निक्षेप किए भी, डिपॉजिट जमा करे भी बिना भी सुलह कार्रवाई को जारी रखेगा। फिर निक्षेप के संबंध में ये प्रावधान किया गया है कि सुलह की कार्रवाई की समाप्ति पर सुलहकर्ता प्राप्त किए गए निक्षेपों के पक्षकारों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगा और पक्षकारों को खर्च न की गई बकाया को लौटा देगा। जो हमने पिछले पार्ट 1 में आर्बिट्रेशन में भी पढ़ा था, सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि जब पूरी कार्रवाई हो गई, पूरी कार्रवाई का लेखा जोखा सुलहकर्ता पक्षकारों को बताएगा। अगर उन्होंने अग्रिम धनराशि दी थी तो उस अग्रिम धनराशि यूज़ हो जाने के बाद, उपयोग हो जाने के बाद जितनी भी धनराशि बची है दोनों पक्षकारों में बराबर बांट देगा। तो यहाँ पे सेक्शन 79 डिपॉजिट्स की बात कर रही है कि यहाँ पे डिपॉजिट इस प्रकार से किए जाएंगे। यह कॉस्ट और डिपॉजिट यानी कि खर्चे और जमा दोनों ही धाराएं सुलह कार्रवाई के बीच में खर्चे को जमा कराने और खर्चे को किस प्रकार से धनराशि को खर्च किया गया उस बारे में बात करती है। इसीलिए सेक्शन 70 और 79 दोनों कहीं कहीं सेम है। दोनों दिखने में ऐसा लगता है कि सेम है लेकिन इसमें बहुत बारीक सा अंतर है, और अंतरों में सिर्फ यही बात है कि सेक्शन 79 में जब सुलहकर्ता पक्षकारों को कहेगा कि आप डिपॉजिट कीजिए, जमा कराइए, तो जमा जितनी भी उसने धनराशि कराई है पक्षकारों ने, तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, जितनी भी धनराशि कराई है अगर वो ख़त्म हो जाती है या कोई ऐसी व्यवस्था बनती है तो सप्लीमेंट्री डिपॉजिट के लिए भी कर सकता है और भी ले सकता है। लेकिन अगर उन्होंने प्रीवियस में इतनी धनराशि जमा कराई है कि पक्ष का अभी सुलह कार्रवाई वो समाप्त नहीं हुई, जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया था आपको, मान के चलिए दोनों पक्षकारों ने मिलकर 5,000 रुपये की धनराशि जमा कराई, 3,000 रुपये की धनराशि उसमें से यूज़ में आई, उपयोग में आई, 2,000 रुपये की धनराशि बची। तो यहाँ पे सेक्शन 79 ये बात भी कह रहा है कि ऐसी बची हुई धनराशि जो अग्रिम धनराशि जमा कराई गई थी, सुलह कार्रवाई समाप्त होने के बाद दोनों पक्षकारों में सुलहकर्ता द्वारा समान रूप से बांट दी जाएगी। जैसे 2,000 रुपये बचे तो 1,000 रुपये बांट दिया जाएगा। ये आज हमने इसकी सेक्शन 70 79 खर्चे और जमा की, निक्षेप की बात की। अगली क्लास में हम इसे आगे बढ़ाएंगे
और सुलह वाला जो पार्ट 3 है कंसिलिएशन का, उसे ख़त्म करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।